हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसबी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को लेकर। जो हमारा एक चैप्टर है बच्चों डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। इस चैप्टर पर पहले भी हमने बात कर चुके हैं। आज हम लोग मोस्टली ज्यादातर एफ ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बच्चों पूरा हम डी ब्लॉक पढ़ चुके हैं, पूरे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं डी ब्लॉक के बारे में। लेकिन डी ब्लॉक से उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं जितने क्वेश्चन एफ ब्लॉक से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एफ ब्लॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बोर्ड एग्जाम 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, बात करेंगे लेंथेनाइड श्रेणी की, एक्टिनाइड श्रेणी की, यानी कि 4F श्रेणी, 5F श्रेणी, K2Cr2O7 का पूरा डिस्कशन करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे कि जो रिएक्शंस हैं, और अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं। 5 टॉपिक बच्चों हम लोग आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पांचों टॉपिक बिल्कुल ध्यान से, एक एक टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझना है और आपको सारे क्वेश्चंस को तैयार भी कर लेना है। इसी के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, या हम कहें बोर्ड एग्जाम 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक एक टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाने वाला हूं। तो बच्चों पहला हमारा टॉपिक समझिए या पहला क्वेश्चन समझिए। पहला बच्चों एफ ब्लॉक के तत्व। बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ लिया जाता है कि एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपको लगभग एफ ब्लॉक के बारे में पूरा लिखना पड़ेगा। उसमें एफ ब्लॉक को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, इनके उपयोग आपको सारा कुछ लिखना पड़ेगा अगर 5 नंबर में आता है। अगर 3 नंबर में आता तो सिर्फ आप इतना लिखोगे जितना मैं इसमें एफ ब्लॉक में बता दूंगा, ठीक है। तो बच्चों एफ ब्लॉक के तत्वों को जो है, इन तत्व जो भी जितने भी तत्व हैं, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एफ कक्षक में भरे जाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यानी कि तत्वों का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एफ कक्षक में भरा जाएगा। तो उन तत्वों को, उन सभी जो भी तत्व होंगे, उन सभी एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। समझ में आए? एफ ब्लॉक के तत्व वे होते हैं जो एफ कक्षक में भरे जाते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक में कुल 28 तत्व हैं। एफ ब्लॉक में कुल 28 तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट्स वो हैं, उपस्थित हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें ही अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व भी हम कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनको 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया। पहली बच्चों श्रेणी हमारी है लेंथेनाइड और दूसरी है एक्टिनाइड। लेंथेनाइड को या फिर हम इसको 4F श्रेणी भी कह सकते हैं और एक्टिनाइड को हम 5F श्रेणी भी कह सकते हैं। 4F श्रेणी की बात करें या 5F श्रेणी की बात करें, दोनों में 14 एलिमेंट्स उपस्थित हैं, 14 तत्व पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं लेंथेनाइड की और एक्टिनाइड की, इनकी अलग अलग बात करेंगे। अगर बच्चों 2 या 3 नंबर में आता तो सिर्फ आप इतना लिख देंगे, आपको मिल जाएंगे। अगर 5 नंबर में आता तो और भी आपको लिखना पड़ेगा। अब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा लेंथेनाइड श्रेणी क्या होती है और एक्टिनाइड श्रेणी क्या होती है बच्चों। अगर बच्चों बात करते हैं लेंथेनाइड श्रेणी की, तो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व या फिर लेंथेनाइड्स भी कह सकते हैं, या आप 4F श्रेणी भी इसको कह सकते हैं, इसी को 4F श्रेणी भी कहते हैं। इसमें होता है क्या, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में भरे जाते हैं लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। यानी कि जिन भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F आएगा वो F कक्षक यानी कि F श्रेणी के तत्व हैं, लेकिन F ब्लॉक के तत्व होंगे। लेकिन अगर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अगर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F कक्षक में भरा जाता है, और 4F1 हो सकता है, 4F2 हो सकता है, 4F3 कितने भी हो सकते हैं, उससे नहीं मतलब, लेकिन 4F आएगा तो उन सभी तत्वों को 4F श्रेणी के तत्व या फिर हम लेंथेनाइड्स के तत्व भी कह सकते हैं। लेंथेनाइड्स के तत्व कहलाते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी में सीरियम Ce58 से लेकर ल्यूटेशियम यानी कि Lu71 तक के जो तत्व हैं 14 तत्व उपस्थित हैं। यानी कि सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक के जो भी तत्व हैं वो हमारे 4F श्रेणी में या लेंथेनाइड श्रेणी में आते हैं, और लेंथेनाइड श्रेणी को ही हम 4F श्रेणी भी कहा जाता है। तो बच्चों इतना आपको हो गया। अब अगर हम बात करें लेंथेनाइड श्रेणी जो होती है, इसमें जो तत्व आते हैं इनके उपयोग क्या है, यानी कि जो लेंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, इनके यूजेस क्या हैं, कहां पर इनका उपयोग किया जाता है। तो समझिएगा, लेंथेनाइड के उपयोग की अगर हम बात करें तो चरम बनाने में, गैस मेटल बनाने में और पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं इनके भंजन में, इन 3 जगहों पर इनका ज्यादातर मोस्टली उपयोग होता है, ठीक है बच्चों। ये तो बात हो गई लेंथेनाइड की। अब हम बात करते हैं एक्टिनाइड की। बच्चों दूसरी हमारी श्रेणी क्या है, एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी में को हम 5F श्रेणी भी कहते हैं। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास जो 4F कक्षक में भरा जाएगा, लेकिन होगा F जरूर, नहीं तो वो F ब्लॉक के तत्व नहीं कहलाएंगे, ठीक है। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 5F कक्षक में भरे जाएंगे
उन्हें एक्टिनाइड कहलाते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी में थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक के तत्व जो आते हैं, इसमें भी कुल 14 तत्व हैं, 14 28 तत्व, यानी कि एफ ब्लॉक जो होते हैं उसमें टोटल 28 तत्व आते हैं। इसे 5F श्रेणी भी कहते हैं, इतना मैंने लिख दिया है आपको। अगर इसके उपयोग की बात करें 5F श्रेणी की, तो गैस मेटल नाभिकीय रिएक्टर में, कांच के निर्माण में, कैंसर के उपचार में, यानी कि इसमें जो 14 तत्व आते हैं उनके ये सभी उपयोग हैं। ठीक है बच्चों, अगर 5 नंबर में आता तो आपको यहाँ तक लिखना होगा। अभी होता क्या है, देखिए यहाँ पर 5 नंबर में हमें पूरा लिखना है, लेकिन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लेंथेनाइड श्रेणी पर टिप्पणी करिए या एक्टिनाइड श्रेणी पर टिप्पणी करिए। अगर लेंथेनाइड श्रेणी पर टिप्पणी एक्टिनाइड पर आती है तो आपको इतना लिख देना है जो मैंने बताया है। अगर लेंथेनाइड पे आती है तो लेंथेनाइड के बारे में लिख देना, उसके उपयोग लिख देना। ठीक है बच्चों, कभी कभी उपयोग भी सिर्फ पूछ लेता है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व या फिर अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं बच्चों? तो जिन तत्वों का अगर हम जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो N-2F कक्षक में तो वैसे भरे जाएंगे, लेकिन F-2 का अगर रूल का फॉलो करते हैं, कक्षक में प्रवेश करता है, तो वे तत्व अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक तत्व भी कहलाते हैं। ठीक है, अंतः संक्रमण तत्व कह सकते हैं या आंतरिक संक्रमण तत्व भी हम कह सकते हैं। ठीक है, वे तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक एफ ब्लॉक का निर्माण करते हैं, जिसे हम एफ ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। देखिए यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं एफ ब्लॉक, तो मालूम है एफ ब्लॉक के तत्व होंगे, लेकिन अगर हमसे कोई कहे अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तो हम कहेंगे वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं N-2F कक्षक में भरे जाएंगे, उन्हें हम अंतः संक्रमण या आंतरिक संक्रमण तत्व कहेंगे। ये आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक में आते हैं। ठीक है बच्चों, यह चीज आपको याद रखना है। बच्चों एक क्वेश्चन है, अगर आपने बोर्ड एग्जाम 2022 में पेपर दिया होगा, जो भी स्टूडेंट किसी ने भी दिया है वो बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चों अगर हम बात करते हैं तो 2022 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें सारे सूत्र आए थे। मेरे पास केमिस्ट्री का पेपर है, मैं आपको दिखा दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए, तो इसीलिए मैंने बताया। सफेद कशिश, नीला थोथा, मोहर रबड़ और हरा कशिश। जो नीला कशिश सूत्र होता है इसका ZnSO4 डॉट कितना होता है बच्चों? 7H2O होता है। ठीक है, और जो नीला होता है CuSO4.5H2 होता है। मोहन रबड़ का होता है FeSO4 का होल तो है NH4 का होल तो है SO4.6H2O। ठीक है, और हरा कशिश का FeSO4.7H2O ये सूत्र होता है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चंस को बच्चों याद रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं K2Cr2O7 को। किसको पढ़ते हैं बच्चों? K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसको बनाने की विधि, अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाते हैं प्रयोगशाला में, तो इसमें 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप में पूरा बनकर तैयार होता है। ये चीज आपको पता है। बनाने की विधि की हम बात करते हैं। पहले प्रोसेस में हम क्या करते हैं बच्चों? जब क्रोमेट को NaOH तथा वायु के साथ गर्म करते हैं, जब हम क्रोमेट लेते हैं उसको NaOH तथा वायु के साथ जब हम गर्म कर देते हैं, उसको वायु के साथ जब बच्चों हीट कर देते हैं, तो NaCr2O7 NaCr2O4 होगा बच्चों। यहाँ पर NaCr2O4 सोडियम क्रोमेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम क्रोमेट बनता है। देखिए FeSO4 NaOH लिया और ऑक्सीजन ले लिया, के साथ गर्म कर दिया। ठीक है, जब इसकी हमने क्रिया कराई ऑक्सीजन के साथ, तब हमारा Na2Cr2O4 बन गया। Na2Cr2O4 बन गया। ठीक है, अब ये हो गया क्या? हमारा जो सोडियम क्रोमेट आ गया। अब हमारा सोडियम क्रोमेट बन गया, Na2Cr2O4 आ गया। अब हम क्या करें? Na2Cr2O4 जो है, इसी को सोडियम क्रोमेट को हम H2SO4 के साथ गर्म करेंगे। किसके साथ बच्चों? H2SO4 के साथ। जब बच्चों H2SO4 के साथ इसको गर्म करते हैं, सोडियम क्रोमेट जो होता है उसके 2 अणु लेकर, तो क्या बनता है? सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है। क्या बच्चों? सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है। अब हम क्या करेंगे? सोडियम डाइक्रोमेट होगा, इसको H2SO4 लेकर या फिर KCl लेकर हम इसकी क्रिया करा देंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा बन जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड के साथ हम इसकी क्रिया करा देंगे, सोडियम डाइक्रोमेट की। पोटेशियम क्लोराइड के साथ जब क्रिया कराएंगे तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे किसकी? सोडियम डाइक्रोमेट की, तो हमारे बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, K2Cr2O7 बन जाएगा। और ये आपको प्रयोगशाला समीकरण याद जरूर रखना है। ठीक है बच्चों, फिर हम बात करते हैं इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि भौतिक गुण होते हैं। ये आपको रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कैसा आता है? रंगहीन होता है, क्रिस्टलीय होता है और ठोस होता है। ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुल सकता है। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी हो गए, यानी कि भौतिक गुण हो गए। फिर हम बात करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम NaCl से क्रिया कराते हैं,
जब हम NaCl की कराएंगे K2Cr2O7 की तो सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। क्या बनता है बच्चों? सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्लोराइड हमारा निकल जाता है। ये चीज़ आपको रिएक्शन याद रखनी, मैंने आपको पहले बना के रखी है ताकि आपका समय वेस्ट कम हो। ठीक है बच्चों, और वैसे भी हमने सारी रिएक्शंस आपको एक एक करके समझाई। अगर आप नेम रिएक्शंस की बात करोगे या फिर कैसे प्राप्त करोगे, सारी रिएक्शन जब पढ़ोगे तो आपको सारी रिएक्शन आपको वहाँ पर भी फंसने वाली है। ठीक है बच्चों, अम्लीय माध्यम में H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ जब क्रिया होती है तब क्या बनता है? अम्लीय माध्यम मतलब H2SO4 लेना पड़ेगा। H2SO4 लेने के बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लिया तो H2SO4 बन गया। H2SO4 की जगह पर हमने क्या किया? SO4 निकाल के K2SO4 बना दिया, Cr2SO4 का होल ट्वाइस बना दिया, प्लस 5H2O प्लस O2 निकल गया। हमने जब बैलेंस की तो 4 यहाँ पर बढ़ा दीजिए, आप बैलेंस भी याद रख लेना ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चों, अब बात आती है अम्लीय माध्यम में O2O3 यानी कि ओजोन से क्रिया कराते हैं। ओजोन से क्रिया कराते हैं तो ये रिएक्शन हमारे पास बनती है, आप इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, अगला आता है बच्चों इसके सबसे महत्वपूर्ण है K2Cr2 जो 7 है, इसके उपयोग क्या है? तो बच्चों अगर हम इसके उपयोग की बात करते हैं तो चर्म उद्योग में, रंगाई और पुताई में भी होता है, और क्रोमिक क्लोराइड परीक्षण जो होता है मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ाने वाला हूँ और भी डिटेल में, तो क्रोमिक क्लोराइड परीक्षण को भी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, क्रोमिक क्लोराइड परीक्षण हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी कैसे प्राप्त करेंगे ए रिएक्शन से। देखिए बच्चों, पहले रिएक्शन क्या है इसको समझिए, कैसे प्राप्त करेंगे। हमारी पहले रिएक्शन कह रहा है सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें बनाना है। ये रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आई है। देखिए, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है तो प्रयोगशाला वाला ही समीकरण है, आपको पता होगा। जो तीसरा स्टेप है सोडियम डाइक्रोमेट, उसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, जो हमारा प्रयोगशाला में जो लास्ट स्टेप है उसी को। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट, आपको सोडियम डाइक्रोमेट का सूत्र पता होना चाहिए, Na2Cr2O7। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट वैसे सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम के की जगह पर आपको Na रखना है। सोडियम डाइक्रोमेट से हमें बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। हम किसकी क्रिया करते थे? पोटेशियम क्लोराइड की क्रिया करा देते थे। जब हम इसकी क्रिया कराते तो सबसे पहले हम K2Cr2O7 बना लेते थे। अब हमें इसका Kv निकालना और एक इसका हमें Cl निकालना, इधर हमें Na निकालना है, तो हम इसको NaCl के रूप में निकाल देंगे। अब बात आती है इसको बैलेंस करने के लिए। देखिए यहाँ पर K2 दो यूज हुई है तो हम K के पास 2 बढ़ाएंगे, K के पास जैसे 2 बढ़ाए तो Cl के पास भी 2 हो गए, तो हमने यहाँ पर 2 बढ़ा दिया। अब N जो था हमारा पहले से ही 2 थे, तो ये बच्चों हमारा बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये था सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्लोराइड की हमें क्रिया करानी पड़ती, समझ में आया। अब आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्रोमिक सल्फेट, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास है, अगर हम इससे क्रोमिक सल्फेट बनाना तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्रोमिक सल्फेट बनाएंगे तो आपको H2SO4 वाली रिएक्शन लगानी है। ठीक है, H2SO4 अम्लीय माध्यम में हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्रिया करा देंगे, K2Cr2O7। ठीक है, हमने अम्लीय माध्यम लिया, NaH2SO4 ले लिया। H2SO4 लेने पर हम क्या करेंगे? इसको CH2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ जब हम क्रिया करा देंगे, हमें बनाना क्या है? क्रोमिक सल्फेट। क्रोमिक सल्फेट का सूत्र होता है Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस, अब हमें इसका जो K है, देखिए K इधर है और H2SO4 इधर है, तो हम इसका निकालेंगे K2SO4 प्लस हम क्या करेंगे? जल निकालेंगे, प्लस हमें क्या करेंगे? हम ऑक्सीजन निकालेंगे, O2 निकालेंगे। देखिए K यहाँ पर H2SO4 2 बार यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे? H2SO4 कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार। ठीक है, नहीं 2 इधर, एक इधर, 3 है होल थ्राइस, 3 इधर और 1 इधर, 4 बार। तो हम H2SO4 के पास 4 बढ़ाएंगे। जैसे हमने H2SO4 के पास 4 बढ़ाए, अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 दूनी 8 और 2 10। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ 2 हैं, तो अगर हम इससे यहाँ पर 5 से गुणा करें तो हाइड्रोजन हमारे 10 हो गए। अब हम ऑक्सीजन गिन लेते हैं, 4 चक्कू 16 ऑक्सीजन इधर है, 16 और 8, 16 2 18, और 18 और 60 कितने होते हैं? 18 और 7 बच्चों होते हैं 25। 18 और 7 25 हाइड्रोजन इधर है, 4 12 इधर हो गए, 12 4 16 इधर हो गए, 16 5 21 इधर हो गए। अब हमें करना कितने हैं? 25, 21 और 25 करने हैं। तो हम अगर बात करें इधर बैलेंस कर दें, 1 मिनट रुकिए बच्चों, हमें बैलेंस करनी है। ठीक है, तो O3 4 ऑक्सीजन इधर, 1 मिनट, 4 12 4 16 इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 चक्कू 16 और 2 18 और 4 18 और 7 25, और हाइड्रोजन देखिए K2Cr2 H2SO4 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 10 हैं, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे देखिए H2SO4 4 हो गया। ठीक है, H2 हो गया। ठीक है, अगर हम 4 दूनी 8 बढ़ाते हैं तो 4 दूनी 8 प्लस 2 H2SO4 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन वैलेंस नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? H2SO4 रहने दीजिए, आप यहाँ पर ओजोन ले लीजिए, O3 ले लीजिए। अब यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा, हम यहाँ पर 4 कर देंगे, और देखिए 4 दूनी 8 यानी कि हमारे हाइड्रोजन वैलेंस, ऑक्सीजन देखिए
कितना हो गया, चार चौको 16 और 3 कितने होते हैं बच्चों, 16 और 3 19 हो गए, 19 और 7 20 और 26 हो गए, 4 12 और 4 16, 16 और 8 20 और 3 इधर, हाँ 26, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर बच्चों O3 ओजोन कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस नहीं हो रही थी लेकिन इससे भी हमारी सही है। ठीक है, बन गई रिएक्शन है। ठीक है, अगला बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्रोमिल क्लोराइड। पोटेशियम डाइक्रोमेट से हमें बनाना क्रोमिल क्लोराइड। बच्चों अगर हम बात करें क्रोमिल क्लोराइड हमें कैसे बनाना पड़ेगा, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्लोराइड का सूत्र लेगा K2Cr2O7। हमने ले लिया, हमें बनाना है क्रोमिल क्लोराइड। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, H2SO4 भी लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, H2SO4 अम्लीय माध्यम ले लिया। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्रोमिल Cl लाना है तो हम ले लेंगे इधर NaCl। अब हम जब इसकी रिएक्शन कराएंगे NaCl के साथ तो हम सबसे पहले हम क्रोमिल क्लोराइड बना ले। क्रोमिल क्लोराइड का बच्चों सूत्र होता है CrO2Cl2। CrO2Cl2 ये सूत्र होता है। प्लस हम क्या करेंगे बच्चों, H2SO4 निकाल देंगे, H2SO4 नहीं सॉरी बच्चों, K2SO4। क्या निकलेगा बच्चों, K2SO4 निकाल दिया। और हम निकाल देते हैं Na2SO4, इधर Na भी निकालना है, Na2SO4 प्लस हम क्या करते हैं, जल निकाल देते हैं H2O। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको H2SO4 के पास 3 बढ़ाने पड़ते हैं, चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे आपने H2SO4 के पास 3 बढ़ाए, अब हमें जो NaCl है इसके पास हमें 4 बढ़ाने होंगे। आप इसको भी याद कर लीजिए। जैसे हमने 4 बढ़ाए, अब हमें Cl बैलेंस करना पड़ता है। Cl बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे। जैसे हमने यहाँ पर 2 बढ़ाए, अब सोडियम के पास हमारे 4 हैं तो Na2CO2 यानी कि Na को बैलेंस कर दिया हमने, 4 बढ़ा दिए। अब हमारा बचा के हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन को यानी कि हाइड्रोजन कितने, 3 दूनी 6, इधर कितने 2, हमें करने कितने, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन करने। हाइड्रोजन को 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से बैलेंस कर देंगे और हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये थे बच्चों 3 रिएक्शन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछी जाती है। ठीक है, और बचा अब डी ब्लॉक का। अब बच्चों हमने डी ब्लॉक आपको पहले पढ़ा दिया। अगर आपको इसी वीडियो में चाहिए तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डी ब्लॉक का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा डी ब्लॉक पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहे। अगर कोई क्वेश्चन होता, कोई डाउट होता तो आप हमारे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एनीथिंग कोई भी डाउट होता किसी भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी और इंग्लिश से लेकर। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।